बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खत्री ब्रदर्स के चैनल से बोलते एमसीक्यूज एपिसोड सीरीज का एक और नया एपिसोड एग्जाम हिस्ट्री का हाजिर खिदमत है। इससे पहले हम चैप्टर वाइज फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अलग अलग बोलते एमसीक्यूज की वीडियोस आपके सामने पेश कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे बोलते एमसीक्यूज के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज नहीं देखे तो पहले हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर बोलते एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग में जाइए और वहां से पहले चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। हमें उम्मीद है कि उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप एग्ज़ाम हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अपने साथ कागज़ और पेन लेकर बैठिए और इन एमसीक्यूज में मेरे आंसर्स बताने से पहले अपने आंसर्स ज़रूर लिखिए। आखिर में देखिए कि 20 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज आपके दुरुस्त हुए और अपने कमेंट में लिखना ना भूलिए। आपके लाइक, कमेंट, शेयर करना, खत्री ब्रदर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम हिस्ट्री 2009। लेट स्टार्ट। एग्जाम हिस्ट्री 2009 से इसलिए मौजूद है कि जो एमसीक्यूज सीरीज है वो 2009 ही से शुरू हुई थी। पहला एमसीक्यू 2009 का, इफ कमीशन रिसीव, अगर कमीशन वसूल होता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अमाउंट ₹20,000, 20,000 रुपए का कमीशन वसूल होता है और कमीशन एक्रूड है। देखिए जी, ये जो वर्ड है एक्रूड, एक वर्ड है ड्यू, ये दोनों लफ्ज़ वाजिबुल अदा के मीनिंग भी देते हैं और वाजिबुल वसूल के मीनिंग भी देते हैं। जब ये इनकम के साथ लफ्ज़ होगा तो वाजिबुल वसूल के मीनिंग देगा और जब ये किसी एक्सपेंस से मुतालिक होगा तो ये वाजिबुल अदा के मीनिंग देगा। तो यहाँ कमीशन वसूल हो चुका 20,000 रुपए का और कमीशन काबिल वसूल है साल के अख्ताम पर 5,000 रुपीज़ का। पूछा गया व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन इनकम फॉर द ईयर। तो चूंकि हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं लिहाजा हम न सिर्फ वो कमीशन जो वसूल हो गया होगा 20,000 वो, बल्कि जो कमीशन काबिल वसूल है 5,000, इन दोनों को प्लस करेंगे। 20 और 5 मिलकर 25,000 रुपये हो जाएगा जो हमारे इस फाइनेंशियल पीरियड का कमीशन इनकम कुल हो जाएगा। और यही बात वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम की रकम 20 और 5 जमा होकर कुल 25 हो जाएगी। तो राइट आंसर डी, 25,000 रुपये। सेकेंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट में जाहिर करते हैं? प्रीपेड सैलरीज, एक्रूड सैलरीज पेएबल, सैलरीज एक्सपेंस या सैलरीज पेड। हम देखते हैं कि प्रीपेड एक एसेट है, एसेट बैलेंस शीट में जाता है। एक्रूड सैलरीज पेएबल ये भी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरीज पेड करना तो ये ना तो खर्चा है ना कुछ और, बस सैलरीज का पे करना हुआ, तो ये भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता। इनकम स्टेटमेंट में यकीनी तौर पर जाएगा सैलरीज एक्सपेंस और इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में लेते हैं। तो यकीनी तौर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनकम स्टेटमेंट में शो होगा? तो इनकम स्टेटमेंट में शो होगा सी, यानी सैलरीज एक्सपेंस। थर्ड में कहा गया द पर्पज ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज टू, मकसद आजमाइशी बाक़ियात को बनाने का क्या होता है? डिटरमाइन अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, ताकि हम शुमारियाती दुरुस्तगी डबल एंट्री की जाहिर कर सकें, शो कर सकें फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट मखसूस तारीख पर, शो कर सकें परफॉर्मेंस एक बिजनेस की यानी कारकर्दगी एक कारोबार की, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा कि ट्रायल बैलेंस का पर्पस होता है कि डिटरमाइन करें अरिथमेटिक एक्यूरेसी डबल एंट्री की। नंबर 4 में कहा गया कि जो पर्पस है कंट्रोल अकाउंट का वो क्या है? मकसद कंट्रोल अकाउंट का क्या होता है? तो
कंट्रोल अकाउंट का मकसद ए कैलकुलेट करना सेल और परचेज, बी एरर्स क्विकली फाइंड आउट करना यानी अगलात फौरी तौर पर हासिल करना, मेक द ट्रायल बैलेंस बनाना, या प्रिवेंट करना एरर्स यानी अगलात को रोकना। तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल अकाउंट आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले बनाते हो। लाइक अकाउंट्स पेएबल अलग अलग पार्टीज के नाम के साथ आपके पास बने हुए होते हैं, इन सबको प्लस करके आप टोटल अकाउंट्स पेएबल बनाते हो और वो अकाउंट्स पेएबल आपके ट्रायल बैलेंस में जाता है। फिर आप अकाउंट्स रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं जिसमें तमाम अकाउंट रिसीवेबल पार्टी वाइज जो होंगे वो टोटल होकर अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। इसका मकसद है, पर्पस कंट्रोल अकाउंट के बनाने का होता है ताकि हम अपना ट्रायल बैलेंस बना सकें। तो राइट आंसर होगा मेक द ट्रायल बैलेंस। नंबर 5 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा बिल्कुल दुरुस्त है। एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। हाँ जी, ये ए ही सही नजर आ रहा है कि एसेट बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अगला है लाइबिलिटीज बराबर है एसेट्स प्लस ऑनर इक्विटी। तो ये रॉन्ग है क्योंकि सही इक्वेशन बननी चाहिए कि लाइबिलिटीज बराबर होता है एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी। फिर सी में कहते हैं ऑनर इक्विटी बराबर होता है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये इक्वेशन सही अगर होती तो यूँ होती कि ऑनर इक्विटी बराबर है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और डी में कहता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस ऑनर इक्विटी। तो ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब है बी सी डी सब रॉन्ग है और ए बिल्कुल सही अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, या हम उसे ऑनर कैपिटल या हम प्रोपराइटर कैपिटल या प्रोपराइटर्स इक्विटी के नाम से पुकार सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। नंबर 6 में कहा गया इट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज, इसे लाइबिलिटी कहा जाता है, कर्जा कहा जाता है। मशीनरी, आप जानते हैं मशीनरी तो नॉन करंट एसेट होता है। लोन कर्जा, हाँ जी, कर्जा जो होता है वो लाइबिलिटी होता है। ऑनर कैपिटल भी ऑनर इक्विटी आइटम है और नोट रिसीवेबल एक एसेट है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन कि लाइबिलिटी, जी बिल्कुल लाइबिलिटी लोन कर्जे को कहा जाएगा। नंबर 7 में कहा गया परचेजेस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, परचेजेस को सबसे बेहतरीन कैसे बयान किया जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए परचेजेस से मुराद होता है मर्चेंडाइज, गुड्स, सामान्य तिजारत की खरीद, यानी अकाउंटिंग में सामान्य तिजारत ऐसा सामान जो इस नीयत से लिया जाएगा कि हम उसे बेचेंगे, उसे परचेजेस कहा जाएगा। और ये कह रहा है कि जी परचेजेस को बेस्ट डिस्क्राइब किससे करेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन बिजनेस, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर यूज इन बिजनेस ऑफिस, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑनर पर्सनल यूज। यकीनी तौर पर सी ऑप्शन सही नजर आता है कि जिसमें कहा गया परचेज ऑफ मर्चेंडाइज सामान्य तिजारत का खरीदना, फॉर रीसेल दोबारा फरोख्त करने के लिए, यही दरअसल परचेजेस की सही डेफिनेशन है। तो परचेजेस डिफाइन होता है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल। नंबर 8, इट इज नॉट एन एसेट, ये एसेट नहीं है। कैश, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अकाउंट रिसीवेबल, अनअर्न्ड कमीशन। हम जानते हैं कि कैश करंट एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम प्रीपेड इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये भी करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। अनअर्न्ड कमीशन, ऐसा कमीशन जो कमाया नहीं है लेकिन एडवांस में जिसके पैसे वसूल हो गए हैं, ये लाइबिलिटी होता है। तो इसने कहा है कि इनमें से कौन सा एसेट नहीं है, तो यकीनी तौर पर डी एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। तो अनअर्न्ड कमीशन इज द राइट आंसर। नंबर 9 कहा गया कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग, कैश बुक को इस्तेमाल किया जाता है क्या रिकॉर्ड करने के लिए। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन,
कैश रिसिट ओनली या कैश पेमेंट ओनली। एंड द राइट आंसर यकीनन होगा कि कैश बुक तमाम कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। तो ए इज द राइट आंसर कि कैश बुक ऑल कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हुआ करती है। नंबर 10 कहा गया सेल्स जर्नल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। सेल्स जर्नल को इस्तेमाल किया जाता है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ मर्चेंडाइज बोथ फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हम जानते हैं कि सेल्स जर्नल इस्तेमाल होता है सामान्य तिजारत की उधार खरीद के लिए। तो सही एप्रोप्रिएट आंसर बी, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, माल का फरोख्त करना उधार पर। अगला एमसीक्यू है नंबर 11, इफ सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू ₹9,000। अगर तनख्वाहों को अदा किया जाता है साल के दौरान 9,000 रुपए का और सैलरीज एक्रूड वाजिबुल अदा होती हैं साल के अख्ताम पर 3,000 की, तो 9,000 हमने तनख्वाहें अदा की, 3,000 खर्चा हो गया है लेकिन अभी अदा नहीं किया, तो 9 और 3 दोनों को मिलाएंगे तो 12,000 रुपये हो जाएगा। ये कह रहा है कि अमाउंट सैलरीज एक्सपेंस का साल का कितना होगा? तो 9 and 3 12,000 सैलरीज का खर्चा साल का होगा। डी 12,000 इज द राइट आंसर। Which account should be debited for recording advance payment of rent? इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा एडवांस पेमेंट रेंट किराए की करने के लिए? तो हम जानते हैं कि कोई भी खर्चा जो एडवांस में पहले से दे दिया जाए वो प्रीपेड होगा, और ये अगर रेंट है तो ये प्रीपेड रेंट या अनएक्सपायर्ड रेंट होगा। ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन में हमें सी ऑप्शन मिलता है प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो राइट आंसर होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा दुरुस्त स्टेटमेंट है? प्रॉफिट डज नॉट चेंज ऑनर इक्विटी, मुनाफा ऑनर इक्विटी को तब्दील नहीं करता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रॉफिट इंक्रीज करता है ऑनर इक्विटी, हाँ जी बिल्कुल, प्रॉफिट ऑनर इक्विटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। प्रॉफिट डिक्रीज ऑनर इक्विटी, नहीं जी, प्रॉफिट ऑनर इक्विटी कम नहीं करता। प्रॉफिट डिक्रीज लाइबिलिटीज, नहीं जी, प्रॉफिट लाइबिलिटीज को डिक्रीज नहीं करता। तो सही आंसर यकीनी तौर पे होना चाहिए प्रॉफिट इंक्रीज ऑनर इक्विटी, यानी प्रॉफिट जाता ही मालिक के कैपिटल में है, जिससे प्रॉफिट से मालिक की ऑनर इक्विटी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट कहा गया ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? परचेजेस माइनस सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो राइट आंसर होना चाहिए जी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स यानी आपने माल कितने का बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिका हुआ माल आपको कितने का पड़ा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें तो यकीनी तौर पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द राइट आंसर। पोस्टिंग मीन्स, पोस्टिंग का क्या मतलब होता है? एक एंट्री को जनरल में बनाना, एक एंट्री को स्पेशल जर्नल में बनाना, ट्रांसफर करना एक एंट्री को जर्नल से लेजर अकाउंट में, डिटरमाइन करना बैलेंस एक अकाउंट का। राइट आंसर होगा कि ट्रांसफर करना एक एंट्री को जर्नल से लेजर में। आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ जर्नल्स में ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट और टाइम की सीक्वेंस के हिसाब से रिकॉर्ड करना जर्नलाइजिंग होता है, और ट्रांसफर करना एक एंट्री को जर्नल से लेजर के अकाउंट में, ये पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज क्रेडिट बैलेंस? इनमें से कौन से अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है? कैश, कैश एक एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस एक खर्चा है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस एक खर्चा है, इसका डेबिट बैलेंस है। किसी भी अकाउंट के बारे में ये चेक करना हो कि इसका कौन सा बैलेंस है, तो उसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई कीजिए। अगर वो अकाउंट आता है बढ़ता है डेबिट होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, और वो अकाउंट आता है बढ़ता है क्रेडिट होता है तो यकीनी तौर पर उसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि डी ऑप्शन में परचेज डिस्काउंट है, और परचेज डिस्काउंट आता है बढ़ता है क्रेडिट होता है, लिहाजा परचेज डिस्काउंट का
क्रेडिट बैलेंस होगा और परचेज डिस्काउंट ही हमारा राइट आंसर है। कहा गया बिगिनिंग इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री ओपनिंग ले, उसमें परचेजेस ऐड करें तो आ जाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यही पहला ऑप्शन भी है, यानी वो पूछ रहा है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री परचेजेस इन दोनों को ऐड करें, एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करें तो क्या हासिल होगा, तो जी हासिल होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट कहा गया परचेज जर्नल इस्तेमाल किस काम को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। हम जानते हैं कि परचेज जर्नल इस्तेमाल होता है मर्चेंडाइज या गुड्स के ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट परचेज करने के लिए। नीचे ऑप्शन में जाते हैं तो नीचे ऑप्शन में हमें सी ऑप्शन सही नजर आता है कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, माल का खरीदना उधार पर, तो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट सी इज द राइट आंसर। परचेज जर्नल सामान्य तिजारत की उधार खरीद के लिए होता है। कहा गया अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्या है। बैड डेट्स का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल का ऐसा हिस्सा जिसकी वापसी के इम्कानात में शक और शुबा हो जाए कि शायद ये ना मिल पाए। बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स एक्सप्रेस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट्स के दीगर नामों में उसे डाउटफुल डेट्स या अनकलेक्टेबल एक्सप्रेस के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसमें जो हमने बैड डेट्स एक्सप्रेस डेबिट किया वो एक खर्चा है, जबकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने अकाउंट रिसीवेबल को घटाने के लिए एक कॉन्ट्रा करंट एसेट अकाउंट क्रिएट किया। और ये यही बात पूछ रहा है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्या है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यानी एसेट का मुतजाद या उलट अकाउंट है जो एसेट की वैल्यू को घटाता है, कम करता है। तो बी इज द राइट आंसर कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, यानी एसेट का मुतजाद उलट अकाउंट है। इसीलिए हम बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल लेकर उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लेस करते हैं। कहता है क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ? एट द स्टार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, व्हेन अ न्यू अकाउंटिंग जॉइंस द फर्म और नन ऑफ दीज। तो हमें पता होना चाहिए कि एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज ये दोनों बनती हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, उसकी आखिरी तारीख पर। तो क्लोजिंग एंट्रीज एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पर होगा। अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आपका मेज़बान आसिफ खत्री आप सबको कहता है अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह बिल खैर।